हेलो डियर स्टूडेंट्स, MI एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज अपने क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपने पहले वीडियोस जो आए हुए हैं क्रॉप्स के वो देख लेना आप। और जो आज अपनी जो क्रॉप है वो है कॉटन। कौन सी है? कॉटन। कॉटन के बारे में अपने डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या सिस्टम है होता है। और कपास जो क्रॉप है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे अपने बात करें कॉटन की, सबसे पहले कॉटन में देखें अपने अदर नेम की। अगर मैं बात करूं कि इसका सर अदर नेम भी है क्या कोई? हाँ जी, इसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। एक नंबर बात, क्या कहा जाता है इसको? सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। अगर मैं 2 नंबर इसकी बात करूं, इसे रेसे वाली फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी अपने इसको कहते हैं कि जी ये फाइबर क्रॉप्स है। क्या ये फाइबर क्रॉप्स है या रेसे वाली फसल है? इसके बाद में इसकी 2 नंबर कंडीशन में देखूं कि बॉटनिकल नेम इसका क्या होता है। तो जो बॉटनिकल नेम है वो होता है गोसिपियम स्पीसीज, यानी इसका बॉटनिकल नेम होता है गोसिपियम स्पीसीज। अपनी बात कर रहे हैं कॉटन की। इसके बाद में इसकी बात करूं मैं फैमिली की। सर फैमिली इसकी कौन सी होती है? तो मालवेसी कुल की ये क्रॉप कहलाती है मुख्यतः। यानी इसका जो फैमिली है वो क्या है? मालवेसी है। इसके बाद में इसकी बात करूं मैं ओरिजिन पैलेस की। तो ओरिजिन पैलेस इसका कौन सा माना जाता है? भारत इसका ओरिजिन पैलेस मुख्यतः माना जाता है। इसके बाद में इसमें और देखें अपने कि इसका कोई इंस्टीट्यूट है क्या? इसका एक है CICR। ये कहाँ पे है सर? ये है नागपुर के अंदर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है पाया जाता है। सॉरी, CICR नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। फिर इसमें देखें कि जो रेसे वाली जो क्रॉप है इसके अगर अपने बात करें इसकी गांठ की वजन की, जो गांठ पाई जाती है गांठ का जो वजन माने अपने इसका, तो 170 kg एक गांठ का वजन है मुख्यतः माना जाता है। गांठ कौन सी? जैसे कपास है उससे बिनौला अलग किया जाता है, उसके बाद में जो रेसा इकट्ठा किया जाता है, उस गांठ का वजन जो माना जाता है ऑलरेडी 170 kg की मोस्टली मानी जाती है। जैसे अपने जूट की जो होती है वो उसकी 180 मानते हैं। जूट की कितनी? 180 kg माना जाता है। और अपनी बात करें आज कपास की, तो कपास की जो गांठ होती है उसका 170 kg का वजन माना जाता है मुख्यतः। इसके बाद में जो इसका रेशा होता है या फाइबर होता है, उस फाइबर को क्या कहा जाता है? उसको लिंट नाम से जानते हैं। किस नाम से? लिंट के नाम से जाना जाता है मुख्यतः। यानी अपने जो पढ़ रहे हैं अपने कॉटन, कॉटन का अगर फाइबर देखें कि इसको रेशे को क्या कहा जाता है? लिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंट कहा जाता है। और एक बात करूं अपने, जो ये जो होता है ये होता है लंबा रेशा जो होता है ना, उसको कहा जाता है, लंबे रेशे को क्या कहा जाता है? लिंट कहा जाता है। और एक और कहा जाता है इसको फज। यानी फज किसको कहते हैं? जो छोटा रेशा होता है उसको फज के नाम से जाना जाता है। यानी जो लंबाई के अंदर अपने रेशे को ऐसे ऐसे धागे के रूप में जब स्ट्रीच करते हैं, तो जो लिंट जो किसको कहा जाता है? जो लंबा ज़्यादा हो। और फज किसको कहते हैं? जो रेशा छोटे रूप के अंदर रह जाए उसको क्या कहा जाता है? फज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मैं मुख्यतः बात करूं इसमें रसायन की, तो इसके अंदर एक रसायन पाया जाता है। किसके अंदर? बिनोले के अंदर पाया जाता है। और उस रसायन का नाम है गोसिपोल के नाम से मुख्यतः जाना जाता है। जो ये गोसिपोल रसायन है वो किसके अंदर पाया जाता है? इसके बिनोले के अंदर पाया जाता है। बिनोले के अंदर पाया जाता है। अपने बात कर रहे हैं कपास की। इसके बाद में अगर इसको देखें अपने एक बार, चलो रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद ऊपर ही लिखेंगे अपने अदर नेम, यानी कॉटन पढ़ रहे हैं सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपने मुख्यतः बात करें इसके बॉटनी नेम की, गोसिपियम स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। फैमिली मालवेसी कुल की है। और ओरिजिन अगर पहले से देखें इसका, तो मुख्यतः भारत माना जाता है। CICR कहाँ पे है? नागपुर MH के अंदर है। कॉटन रिसर्च है ये
ठीक है। गांठ का वजन जो होता है 170 केजी मुख्यतः माना जाता है। फाइबर क्रॉप जो है उसको लिंट कौन सा होता है, जो लंबा रेशा होता है उसको लिंट के नाम से जाना जाता है, और जो छोटा रेशा होता है उसको फज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में रसायन की अगर मुख्यतः बात करें अपने कॉटन के अंदर सर रसायन कौन सा पाया जाता है बिनोले के अंदर, तो गोसिपोल नाम का रसायन एक मुख्यतः होता है, वो इसके अंदर मुख्यतः पाया जाता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करेंगे इसमें जो मेन जो टॉपिक है उसकी, और उसके बाद में एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। इसका एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ का है। अपने कॉटन के बारे में देख रहे हैं। कॉटन में सबसे पहले अपने देखें कि कॉटन का जो सीड होता है उसको सीड कॉटन किसको कहते हैं। जो सीड एक होता है सीड कॉटन और एक होता है कॉटन सीड। क्या होता है कॉटन सीड। सर दोनों में डिफरेंस क्या है। जो कॉटन सीड होता है उसे इसके अंदर क्या होता है, जो लिंट होता है या जो रेशा होता है वो बिनोले से अलग किया जाता है, यानी बिना लिंट बिना के जो सीड है उसे क्या कहा जाता है, सीड कॉटन सीड कहा जाता है। जैसे अपने बिट्टी कॉटन आती है, ठीक है, तो बिट्टी कॉटन इसका ही मुख्यतः एक प्रकार से उदाहरण है। बिट्टी कॉटन में क्या होता है, रेशा नहीं होता, ओनली फॉर सीड होता है। बिट्टी कॉटन कॉटन सीड का ही एक प्रकार से क्या होता है, उदाहरण माना जाता है। सीड कॉटन कौन सा होता है, बीज के साथ कौन सा, बीज प्लस कपास का रेशा जो होता है उसे क्या कहा जाता है, सीड कॉटन के नाम से जाना जाता है। जैसे दो अवधारणाएं हैं यहाँ पे, क्या है, दो अवधारणाएं मुख्यतः है, एक है सीड कॉटन एक है कॉटन सीड। कॉटन सीड अपने कह देते हैं नॉर्मली कि यार ये कौन सा सीड है कि कॉटन सीड। कॉटन सीड का मतलब क्या, उस पर रेशा नहीं पाया जाता, और सीड जो कॉटन है उसको क्या कहा जाता है, बीज प्लस कपास, यानी अपने उसके ऊपर जो रेशा होता है ना उसी को साथ में अगर गिने ना तब उसको क्या कहा जाता है, सीड कॉटन कहा जाता है। दोनों ही उदाहरणें मुख्यतः इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में अपने बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। जैसे अपने बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन, ठीक है, यानी जो कॉटन की क्रॉप है उसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, यानी कॉटन जो है वो कितने प्रकार की होती है मुख्यतः, तो दो प्रकार की होती है। एक नंबर अगर मैं नाम लूं तो अपने सभी ने सुना होगा देसी कपास का नाम सुना होगा सभी ने, देसी कपास। सबसे पहले इसमें अपने अगर बात करें, अगर 2n की बात करूं मैं तो इसके अंदर 26 2n पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर जो गुणसूत्र संख्या है वो कितनी होती है, 26 पाई जाती है। यानी देसी कपास के अंदर कितनी पाई जाती है, 26 पाई जाती है। इसके बाद में जो इसे कहते हैं पुराने विश्व की कपास मानी जाती है, पुराने विश्व की कपास के नाम से जाना जाता है। किसको, देसी कपास को जाना जाता है। किस नाम से, पुराने विश्व की कपास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर अगर मैं मुख्यतः बात करूं कि वो अलग अलग कौन सी स्पीसीज है, एक होती है गोसिपियम है आर्बोरियम, गोसिपियम है आर्बोरियम। एक नंबर की बात करें गोसिपियम आर्बोरियम, यानी मैं नाम दोबारा ले लेता हूं। अपने बात कर रहे हैं देसी कपास की। देसी कपास में दो स्पीसीज पाई जाती है, कौन सी, गोसिपियम आर्बोरियम, और दूसरी पाई जाती है गोसिपियम हिरसिटुम, गोसिपियम हर्बेशियम। कौन सी, गोसिपियम हर्बेशियम। यानी अपने बात कर रहे हैं देसी कपास की, पुराने विश्व की कपास के नाम से जाना जाता है, 26 पाए जाते हैं, और गोसिपियम आर्बोरियम के नाम से जानी जाती है। और दूसरी अगर स्पीशीज की मैं अगर बात करूं, गोसिपियम हर्बेशियम, सॉरी गोसिपियम हर्बेशियम, यानी आर्बोरियम और हर्बेशियम दोनों ही कौन सी है, देसी किस्म है, किसकी, देसी कपास के नाम से जानी जाती है। कौन कौन सी, आर्बोरियम और हर्बेशियम। इसके बाद में अपने मुख्यतः क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, देसी कपास देख लिया। इसके बाद में अपने बात करेंगे अमेरिकन कपास की, तो एक बार थोड़ा साफ कर लेते हैं।
यानी अपने क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा सीड कॉटन क्या होता है और कॉटन सीड किसे कहते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात की थी क्लासिफिकेशन दो प्रकार का होता है, देसी कपास और अमेरिकन कपास। तो एक नंबर मैंने डिफाइन कर दिया देसी कपास के बारे में, और दूसरे अपने देख रहे हैं जो 2 नंबर की मैं बात करूं अमेरिकन कपास। एक नंबर हो गया था अपना देसी कपास, दूसरे नाम लिए अपने अमेरिकन कपास। इसको नई किस्म के नाम से भी जाना जाता है, नई किस्म कहते हैं इसे। यानी अमेरिकन जो कपास उसको नई किस्म का नाम दिया जाता है। इसके अंदर अगर बात करें अपने टूएन की, तो इसके अंदर 52 टूएन मुख्यतः पाए जाते हैं। यानी गुणसूत्र की अगर मैं बात करूं तो टूएन जो है 52 पाए जाते हैं। इसके बाद में अपने मुख्यतः बात करें इसकी 2 स्पीसीज की, तो एक नंबर की मैं स्पीसीज की अगर बात करूं तो गोसिपियम हर्सुटम के नाम से जानी जाती है। गोसिपियम हिरसुटम बोल दो या हर्सुटम, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में बात करें अपने 2 नंबर की स्पीसीज की, गोसिपियम बारबेंडेंस के नाम से जानी जाती है। गोसिपियम बारबेंडेंस के नाम से जानी जाती है। यानी अपने बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन। यानी कॉटन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। एक प्रकार देसी कपास, दूसरा नाम ले अमेरिकन कपास। देसी कपास यानी पुराने विश्व की कपास को उसको अलग नाम दिया गया या मानी जाती है देसी कपास। उसके बाद में उसमें टोन 26 थे। उसके बाद में उसमें 2 वैरायटी थी, आर्बेरियम और हर्बेशियम। इसके बाद में अपने बात की थी अमेरिकन कपास की, नई किस्म के नाम से जानी जाती है। टूअन जो होता है इसके अंदर 52 पाया जाता है। इसके अंदर देखें गोसिपियम हर्सुटम या हिरसुटम, एक ही बात है, हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबेडेंस जो होती है वो कौन सी है, अमेरिकन कपास के नाम से जानी जाती है। सबसे ज़्यादा एरिया अगर मानूं मैं, सबसे ज़्यादा एरिया अगर देखा जाए तो जो अमेरिकन कपास है उसका 36% एरिया ग्रो करवाया जाता है। किसका, कौन सी वेराइटीज का, गोसिपियम हिरसुटम का करवाया जाता है। सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है ये। यानी अपने बात करें कि अमेरिकन जो कपास है उसके अंदर अपने देखें कि जो वेराइटीज है दोनों, उसके अंदर से सबसे ज़्यादा ग्रो करवाना कौन सी के अंदर एरिया आता है, तो 36% एरिया आता है। और किसका आता है, गोसिपियम हिरसुटम का आता है। इसके बाद में अपने बात करें इसके क्लाइमेट की, यानी अपने कॉटन पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट में देखें सर, क्लाइमेट में कौन सा क्लाइमेट चाहिए इसको मोस्टली उष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, उष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अगर जर्मिनेशन टेम्परेचर की मैं बात करूं, जर्मिनेशन टेम्परेचर अगर चाहिए इसको तो 16 डिग्री पे क्या हो जाता है इसका, मोस्टली जर्मिनेशन हो जाता है। इसके बाद में अपने ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है इसकी 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी ग्रोथ मुख्यतः हो जाती है। इसके बाद में इसकी डफ अवस्था मानूं मैं, इसका पकाव अवस्था तो 27 से लेके 32-33 तक कोई दिक्कत नहीं है, 37 तक भी कोई समस्या नहीं है इसमें। ये एवरेज में कोई दिक्कत नहीं आती, जैसे 32 हो गया 33 हो गया। हाँ, जो एक्यूरेट डाटा है ना, जैसे जर्मिनेशन टेम्परेचर है एक्यूरेट, तो ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये अब देखो सीड है, सीड को अपने कोई प्लेट के अंदर ग्रो करवाएंगे, उसको जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वायु मिलनी चाहिए और टेम्परेचर मिलना चाहिए, प्रकाश मिलना चाहिए, अगर वो कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। यानी जो ग्रो होने वाली जो कंडीशंस है वो 16 डिग्री अगर एक्यूरेट है तो ये डाटा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। रेंज के अंदर कोई समस्या नहीं होती, अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग डाटा मिल जाएगा आपको देखने को, यानी 32 की जगह 33 भी मिल जाएगा, 35 भी मिल जाएगा, वहाँ कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में अपनी बात करेंगे इसके सॉइल की, तो सॉइल जो है इसकी मुख्यतः यहाँ पे बात हो जाएगी। वैसे तो सॉइल में अपने देखें तो क्ले जो मिट्टी है अपनी, क्ले सॉइल उपयुक्त मानी जाती है। और कपास के लिए सबसे मुख्यतः अगर अपने माने तो जो ब्लैक सॉइल है वो क्या है, मुख्यतः बहुत सूटेबल मानी जाती है। किस क्रॉप के लिए, कपास की क्रॉप के लिए। पीएच अगर अपने देखें इसका 5.5 से 8.5 इसका पीएच माना जाता है, 5.5 से 8.5 तक इसका क्या माना जाता है, मुख्यतः
पीएच माना जाता है। यानी यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉइल, दोबारा बता रहा हूँ आपको। जो सॉइल है ये मुख्यतः कले मिट्टी के लिए भी उपयुक्त है और ब्लैक सॉइल में ये सूटेबल तरीके से माना जाता है। ब्लैक सॉइल ज़्यादा सूटेबल है कपास के लिए। अगर इसमें अपने देखें पीएच की अगर मात्रा देखें 5.5 से लेके 8.5 तक कहीं समस्या नहीं है। यानी 5.5 से लेके 8.5 तक क्या हो सकता है, पीएच इसकी मेंटेन होके कॉटन की क्रॉप इसमें ग्रो हो सकती है। इसके बाद में अपने मुख्यतः बात करें, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे अपने क्लासिफिकेशन देख लिया, क्लासिफिकेशन में नई किस्म है 2 है और गोसिपियम हिरसुटम के नाम से जानी जाती है। सबसे ज़्यादा एरिया किसका उगाया जाता है, हिरसुटम का ही उगाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा एरिया ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें क्लाइमेट की, उष्ण जलवायु की क्रॉप्स मानी जाती है मुख्यतः। और जर्मिनेशन अगर टेम्परेचर देखा जाए इसका 16 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है इसका मोस्टली माना जाता है। ग्रोथ की मैं बात करूं 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या माना जाता है इसका मोस्टली ग्रोथ टेम्परेचर माना जाता है। डफ अवस्था यानी पका अवस्था का इसका देखा जाए तो 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है इसका मोस्टली माना जाता है। सोइल अगर बात करें तो ब्लैक सोइल सूटेबल मानी जाती है और पीएच की अगर बात करूं मैं तो 5.5 से लेके 8.5 तक कहीं समस्या नहीं है। अब अपने बात करेंगे सर आगे सोइल के बाद में क्रॉप को ध्यान से अगर पढ़ें अपने, अगर रिवाइज करने का तरीका बताऊं मैं, क्रॉप को इस सूटेबल तरीके से आप अपने लिख लेना और लिखने के बाद में अगर ढंग से रिवाइज कर ले तो क्रॉप दिमाग में वैसी की वैसी छप जाती है, कोई समस्या नहीं। अपने कॉटन की क्रॉप करने, कॉटन के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे एक इसकी वैरायटीज की। एक नाम आता है बिट्टी कॉटन, सबका नाम सुना हुआ है, कहीं समस्या नहीं। एक होता है संकर यानी हाइब्रिड कॉटन। दोनों की मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ यहाँ पे। जो बिट्टी कॉटन है उसको सीडी माई ने बताया था, मुख्यतः सीडी माई को शेरिया जाता है और इसको बताया था सीटी पटेल ने। किसने, सीटी पटेल। यानी अपने बात कर रहे हैं बिट्टी कॉटन को किसने बताया था, सीडी माई ने बताया था, और हाइब्रिड कॉटन को किसने बताया था, सीटी पटेल ने। दोनों ही डाटा क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी दोनों में अपने को याद रखना है, जो बिट्टी कॉटन है वो सीडी माई ने और हाइब्रिड कॉटन किसने बताया था, सीटी पटेल ने बताया था। इसके बाद में अपने वेराइटीज़ की बात करेंगे यहाँ पे। किसकी, वेराइटीज़ की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले अगर बात की जाए हाइब्रिड वैरायटी की, हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड की बात करें H4 जो किस्म है वो विश्व की प्रथम संकर किस्म मानी जाती है। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटीज मानी जाती है। यानी H4 फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी मानी जाती है। इसके बाद में इसमें बात करें ये किसने बताई थी, सीटी पटेल ने प्रमुखतः निकाली थी। किसने, सीटी पटेल ने मुख्यतः निकाली थी। किसने, सीटी पटेल ने, जिसने हाइब्रिड कॉटन निकाला था ना, हाइब्रिड कॉटन की अवधारणा दी थी उसने, सीटी पटेल ने क्या किया था 1970 के अंदर इसको निकाला था मुख्यतः, 1970 के अंदर मुख्यतः निकाला था। इसके बाद में बात करें गुजरात, सॉरी जो H4 थी ये कहाँ पे निकली थी, गुजरात के अंदर। यानी जो वैरायटी थी ये कहाँ पे बनी थी, H4 गुजरात के अंदर बनी थी। किसने बनाई थी, सीटी पटेल ने बनाई थी। और कॉटन की जो वैरायटी थी वो फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन की वैरायटी कौन सी थी, H4 कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी मानी गई थी। इसके बाद में बात करें H6, ये कर्नाटक में निकली थी। H6 कहाँ पे निकली थी, कर्नाटक के अंदर प्रमुखतः निकली थी। यानी जो H6 थी ये कहाँ पे निकली थी, कर्नाटक के अंदर मुख्यतः निकली थी। इसके बाद में अपने बात करें राजस्थान की हाइब्रिड किस्म की अगर बात करें तो धनलक्ष्मी, श्वेता, मरु विकास ये मानी जाती है। जैसे यहाँ पे माने अपने मरु विकास, जो ये मरु विकास थी ये राजस्थान की मुख्यतः हाइब्रिड किस्म
मानी जाती है। ठीक है, मरु विकास राजस्थान की हाइब्रिड किस्म मानी जाती है। फिर बात करें लक्ष्मी वैरायटी किसकी है, कॉटन की है। इसके बाद में रहेगी अपने सवेता हो गया, सूर्या हो गया और अंकुर हो गया, जैसे सवेता और सूर्या, और एक बता दूं मैं आपको अंकुर किस्म, ये फेमस है, इसको डिब्बे के अंदर बंद कर रहा हूँ मैं। अंकुर किस्म क्या है, ये बिट्टी कॉटन की एक बिट्टी कॉटन की वैरायटी है अंकुर। इसके बाद में बॉलगार्ड, नाम सुना हुआ है, पैकेट के ऊपर आता है बॉलगार्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से बॉलगार्ड पे बहुत सारी वैरायटीज हैं निकली हुई है कॉटन की। ठीक है, ये तो होगी मोस्ट अपने कॉटन की अगर बात करें तो ये होगी। इसके बाद में देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे फर्स्ट वैरायटी कौन सी थी, H4 थी, सीटी पटेल ने 1970 में गुजरात के अंदर निकाली थी। ठीक है, H6 थी, वो कर्नाटक के अंदर निकली थी। मरु विकास राजस्थान की हाइब्रिड किस्म थी। लक्ष्मी हो गया, सवेता हो गया और सूर्या हो गया कॉमन वैरायटी थी। अंकुर और बॉलगार्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड बिट्टी कॉटन की वैरायटीज मानी जाती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो कुछ ना कुछ एक दो अपने अमेरिकन कपास की भी बात करेंगे। अमेरिकन कपास, अपने बात कर रहे हैं देसी कॉटन की देख ली थी अपने। दूसरी बात करेंगे अमेरिकन कॉटन। इसमें एक नंबर देखेंगे अगेती, गंगानगर, ठीक है, और गंगानगर अगेती या अगेती गंगानगर। इसके बाद में अपने बात करेंगे बीकानेरी नरमा, बीकानेरी नरमा, ये दोनों किसकी है, राजस्थान की वैरायटीज मानी जाती है। दोनों वैरायटी राजस्थान की है। इसके बाद में एक अपने को देखने को मिलता है जैसे सुजाता हो गया, सुजाता, ये भी किसकी है, अमेरिकन है कपास की है। अब अपने बात करें देसी कपास की, अगर बात करूं मैं देसी कपास में अपने देखें कौन कौन सी सर, प्रताप कृषि फर्स्ट, प्रताप कृषि फर्स्ट और गिरिनार। ठीक है, ये वैरायटी किसकी है, देसी कपास की है। प्रताप कृषि हो गया, गिरिनार हो गया, लोहित हो गया, RG8 हो गया, लोहित और RG8 हो गया। ये किसकी किस्म है सारी, ये देसी कपास की। यानी अमेरिकन कपास की अपने देखें तो अगेती गंगानगर हो गया, बीकानेर नरमा हो गया, सुजाता हो गया, ये मुख्यतः राजस्थान की किस्में हैं। देसी कपास की बात करें अपने प्रताप कृषि हो गया फर्स्ट और गिरिनार हो गया और लोहित हो गया और RG8 हो गया। इसके बाद में अपने इसकी मुख्यतः बात करेंगे सीड रेट। देखो मुख्यतः जितनी जितनी जो फेमस वेराइटीज थी वो मैंने बता दी, बाकी तो वेराइटियों का कोई अंत नहीं है, हजारों लाखों बनी हुई है। अपने कॉटन के बारे में पढ़ रहे हैं और कॉटन में अब देखेंगे अपने इसकी मुख्यतः सीड रेट की बात करूँगा मैं। इसकी सीड रेट की बात की जाए तो 10 से 18 kg किसकी है, देसी कपास की मानी जाती है। अपने देखेंगे पहले देसी की, फिर अमेरिकन की। ठीक है, देसी की बात करें तो 10 से 18 kg प्रति हेक्टेयर और इसकी होती है अमेरिकन की 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। मुख्यतः वैरायटी जो है उसकी सीड रेट मानी जाती है। इसके बाद बात करेंगे अपने हाइब्रिड कॉटन और बिट्टी कॉटन की। अपने बात कर रहे हैं देसी यानी 10 से 18 kg प्रति हेक्टेयर और अमेरिकन की 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में अपने बात करेंगे हाइब्रिड की और हाइब्रिड के बाद में अपने देखेंगे बिट्टी कॉटन की। यानी जो हाइब्रिड की है 2 से 3 kg प्रति हेक्टेयर हाइब्रिड की होगी और इसकी होती है 1 से लेके 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। यानी अपने सबसे ज़्यादा अब बिट्टी कॉटन का ही नरमा बुआई की जाती है। बिट्टी कॉटन की जो सीड रेट होती है वो होती है ओनली फॉर 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर मानी जाती है मुख्यतः। ठीक,
एक बार अपने बात कर लेते हैं, रिवाइज करवा देते हैं थोड़ा सा। यानी देसी जो है उसका 10 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर, अमेरिकन जो है 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, और हाइब्रिड जो है 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर। बिट्टी कॉटन अगर मानूं मैं तो 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर किसकी मानी जाती है, सीड रेट कॉटन की मुख्यतः मानी जाती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो इसमें जो प्लांट है जो बिट्टी कॉटन के, वो 1 हेक्टर के अंदर 1000 प्लांट क्या है मुख्यतः 1 हेक्टर के अंदर लगते हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे जो बिट्टी कॉटन है उसको स्वीकृति कब मिली थी, 2002। अपने कॉटन के बारे में देख रहे हैं, कॉटन की सीड रेट देसी की 10 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर, और अमेरिकन की बात करें तो 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, हाइब्रिड की बात करें 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर। बिट्टी कॉटन जो है अपना उसका 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं, 1000 प्लांट प्रति हेक्टेयर बिट्टी कॉटन के लगते हैं। स्वीकृति इसको 2002 के अंदर मिली थी। बहुत सारे जो रोग है उसके प्रति ये क्या सहनशील है, इसमें रोग बहुत कम लगते हैं। इसके बाद में अपनी बात करें, एक नाम आता है कि जी कपास में जो क्रियाएं होती है, चलो ये मिटा लेते हैं, कई प्रकार की अपने प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ओटाई हो गया, जिनिंग हो गया, टिपिंग हो गया, ये सारी जो क्रियाएं होती है वो किसके अंदर की जाती है, कॉटन के अंदर की जाती है। गन्ने में भी कम से कम 6 या 7 प्रैक्टिस की जाती है, और कपास में 2 नंबर स्थान आता है। कपास में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ अगर क्रिया की कि अपने कौन कौन सी क्रिया करते हैं इसमें, मुख्यतः 1 नंबर का नाम लूँ मैं तो टॉपिंग की जाती है इसमें, ठीक। 2 नंबर अपने देखें इसके अंदर तो निपिंग भी इसी में की जाती है। 3 नंबर इसमें देखें तो जिनिंग की जाती है, यानी बिंदोले से रेशा अलग करना क्या कहलाता है, यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, बिनोले से रेशा अलग करना क्या कहलाता है, अलग करना, जिनिंग की प्रैक्टिस कहलाती है। इसके बाद में 4 नंबर देखें अपने, इसमें ओटाई, 4 नंबर नहीं है, यानी जिनिंग का दूसरा नाम अपने क्या ले सकते हैं, एक प्रकार से ओटाई भी कह सकते हैं। इसके बाद में जो इसमें मेन प्रक्रिया थी, जैसे निपिंग क्या होता है, इसके ऊपर की पत्तियों को तोड़ा जाता है, निपिंग। इसके बाद टॉपिंग हो गया, निपिंग हो गया, जिनिंग हो गया, ये सारी प्रैक्टिस किसके अंदर की जाती है, मुख्यतः कपास के अंदर की जाती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे डिजीज़ की, तो जो डिजीज़ हैं अपने वो कौन कौन से इसमें मुख्यतः लगते हैं, ये प्रमुख है कपास में। 1 नंबर लगता है, मैं बात करूं गुलाबी सुंडी का, गुलाबी सुंडी, यानी अपनी बात करें कपास का भयंकर कीट माना जाता है, कपास का भयंकर कीट माना जाता है, 1 नंबर कंडीशन। इसके बाद में अपने बात करें ये क्या खाता है, फ्रूट जो होता है उसको खाता है, यानी फल, या अपने कह सकते हैं जो फ्रूट है उसको खाता है। मुख्यतः गुलाबी सुंडी की अगर बात करूं, कपास का भयंकर कीट माना जाता है, फल या फ्रूट को यह खाता है। इसके बाद में इसका कंट्रोल क्या है सर, तो कंट्रोल अपने पास बहुत प्रमुखता है, और अभी अब जो कंट्रोल है अपने पास वो अपने बुआई कर रहे हैं उसकी। अगर बिट्टी कॉटन अपने बोएंगे तो ये गुलाबी सुंडी उसके अंदर बिल्कुल नहीं आएगी। ये क्या होता है, जो बिट्टी कॉटन के अंदर बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस होता है, इसका फेमस नाम क्या होता है बिट्टी कॉटन का, बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस नाम होता है। इसमें क्या पाया जाता है सर, क्राइजीन होता है, इसमें क्राइजीन फर्स्ट, क्राइजीन सेकंड के नाम से होता है। जब ये बिट्टी कॉटन के पत्तियों को खाता है ना गुलाबी सुंडी, उसके अंदर क्या हो जाता है, आंत के अंदर क्या है, छेद कर देता है इसके अंदर, तभी इसकी डेथ हो जाती है। तो ये गुलाबी सुंडी इसके प्रति बिट्टी कॉटन के ऊपर आती ही नहीं है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें 2 नंबर डिजीज की, तो जीवाणु अंगमारी या ब्लैक आर्म लगता है इसमें, जीवाणु अपने ऊपर ही ले लेते हैं एक बार को, यानी अपने टॉपिंग, निपिंग और जिनिंग किसकी क्रिया है, कॉटन की है मुख्यतः। डिजीज
अपने देखें ये कीट लगता है भयंकर, गुलाबी सुंडी कपास का भयंकर कीट माना जाता है, फल फ्रूट को खाता है। और कंट्रोल देखें तो बिट्टी कॉटन है, और बिट्टी कॉटन का पूरा नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस है। और बैसिलस थ्यूरिजेंसिस के अंदर क्या पाया जाता है, क्राइजीन फर्स्ट एंड क्राइजीन सेकंड पाया जाता है। और ये क्या करता है, गुलाबी सुंडी के आंत के अंदर छिद्र करता है, इसलिए ये इसके अंदर रह नहीं पाता है, इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे जीवाणु अंगमारी या ब्लैक आर्म डिजीज कौन सा होता है, इसका कारण क्या है और इसका कंट्रोल क्या है। अपने 2 नंबर मुख्यतः बात करें अगर डिजीज की, कॉटन पढ़ रहे हैं अपने, कॉटन में अगर 2 नंबर डिजीज की बात करूं मैं, अंगमारी या इसको बोलते हैं ब्लैक आर्म। ठीक, अब इसमें देखें अपने ब्लैक आर्म जो है या अंगमारी है, इसका दूसरा नाम है काली भुजा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, काली भुजा के नाम से जाना जाता है मुख्यतः। इसके बाद में अपने बात करें ये किसके द्वारा होता है, हेक्सेनोपोडियस मालवेसी, एक मिनट, हेक्सेनोपोडियस मालवेसियम जेंथोमोनास के कारण होता है। ठीक, अपने बात करें अंगमारी या ब्लैक आर्म की, काली भुजा भी कहते हैं, हेक्सेनोपोडियस मालवेसी जेंथोमोनास के कारण होता है। इसके बाद में अपने बात करें 3 नंबर डिजीज की, लिटिल लीफ, सबका नाम सुना हुआ है, लिटिल लीफ डिजीज। लिटिल लीफ की अगर बात करें, छोटी पत्तियां, लिटिल लीफ मतलब छोटी पत्तियां। कई बार क्या होता है, कपास का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो कई बार छोटी रह जाती है, यानी जो शेप में आनी थी उस शेप में नहीं आती, उसका एक कमी होती है, वो होता है जिंक की कमी के कारण क्या होता है, लिटिल लीफ हो जाता है, पत्तियां छोटी रह जाती है। इसके बाद में अपने बात करें 4 नंबर की, एक नाम सुना होगा क्रिंकल लीफ यानी पत्तियों का मुड़ना, पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है या मुड़ जाती है, उसको किसकी कमी से माना जाता है, उसकी किसकी अधिकता से, सॉरी एमएन यानी मैगजीन की कमी से, सॉरी मैगजीन की अधिकता से। यानी अपने बात करें क्रिंकल लीफ की तो पत्तियां सिकुड़ जाती है इस डिजीज के अंदर। इसमें क्या है, पत्तियां छोटी रह जाती है, अपने बात करें लिटिल लीफ और क्रिंकल लीफ, लिटिल लीफ में क्या होता है, पत्तियां छोटी रह जाती है, क्रिंकल लीफ में क्या हो जाती है, पत्तियां सिकुड़ जाती है। एमएन की अधिकता के कारण होती है, ये जिंक की कमी के कारण होती है। इसके बाद में एक नाम आता है अपना तिराक, बोलते हैं अपने, कई बार कहते हैं ना तिराक मार गया, तिराक यानी तिड़क मारना। जो अपना बॉल होता है, जो टिंडा होता है या बॉल होती है, वो क्या हो जाती है, फट जाती है, पहले मैच्योर होने से पहले ही फट जाती है। उसकी एक तो अपने कह सकते हैं नाइट्रोजन की कमी के कारण, 1 नंबर कंडीशन, या फिर पानी की कमी के कारण, यानी वाटर कैपेसिटी अगर कम हो जाए पानी की कमी के कारण, और या भूमि ज़्यादा क्षारीय होने से, एल्कली सॉइल होने पे, क्षारीय होने पर। यानी अपने तिराक की बात करें, जो बॉल होता है अपना, वो मैच्योर होने से पहले ही फट जाता है। उसकी 2-3 कंडीशन हो सकती है, तो नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, या वाटर की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो, और ऊपर से सनलाइट ज़्यादा मात्रा में पड़ जाए, उसकी वजह से तिराक मार सकता है। इसके बाद में अगर क्षारीय भूमि ज़्यादा है उसके अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है। क्रिंकल लीफ अपने बात करें मैग्नीज की अधिकता के कारण होती है। लिटिल लीफ की बात करें तो जिंक की कमी के कारण होती है। अंगमारी या ब्लैक आर्म को क्या कहा जाता है, काली भुजा के नाम से जाना जाता है, और ये मालवेशियम जेंथोमोनास के कारण होता है। ये होगी जी अपनी मोस्टली क्रॉप कंप्लीट अपने डिस्कस की थी। यानी क्रॉप को देखो बॉटनिकल नेम से लेके अगर अपने सीरीज वाइज टॉपिक वाइज अगर बेटर तरीके से अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो क्रॉप अपने शेड्यूल तरीके से अपने माइंड में उतर जाएगी, और क्रॉप को याद करने में आसानी होगी। अपने ऐसे ना कि कहीं लिख देते हैं कोई और, कहीं लिख देते हैं कोई कुछ अलग चीज़ लिख लेते हैं, या कोई मेन टॉपिक होता है वो बाद में याद करते हैं, पहले इरिगेशन लिख देते हैं। यानी क्रॉप को आगे पीछे जब करेंगे ना, सीक्वेंस वाइज नहीं करेंगे,
तो क्रॉप का ढंग बिगड़ जाएगा और वो ढंग अपने याद नहीं रहेगा। इसलिए क्रॉप को बेटर तरीके से याद करने के लिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक जैसे अपने बुआई करते हैं, जैसे अपने शेड्यूल तरीके से साइंटिफिक तरीके से अपने फसल लेते हैं, उस तरीके से अगर याद करेंगे तो बढ़िया तरीके से अपने याद हो जाएगी। जय जवान जय किसान। ओके, थैंक यू।